बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और मशीन मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लैंग्वेज को रिकग्नाइज करने के लिए और उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसे हम पुश नोट ऑटोमेटा बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो मशीन मॉडल देखा जो कि लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज़ करते थे वो इन द फॉर्म ऑफ फाइनाइट ऑटोमेशन हमने देखा था, जिसके अंदर हमारे पास या तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होती है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होती है। सिमिलरली अब हमारे पास एक और मॉडल है जो कि मशीन के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसे हम पुश नोट ऑटोमेटा बोलते हैं। एक छोटी सी समरी देखते हैं जब तक जो हमने की है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज रेगुलर लैंग्वेजेस, and second one is context free languages. रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इनके रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म देखे थे, एंड सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसका रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म देखा था। तो हम देखते हैं जी कि इन सर्टन लैंग्वेजेस को हमने रिप्रेजेंट करते वक्त कौन कौन से मेथड देखे थे। रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट जो हमने उसका रिप्रेजेंटेशन मेथड देखा था उसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोल रहे थे जी। कि रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम अपनी रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते थे, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखी थी। उसके बाद इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों ने इनके मॉडल्स देखे थे या इनकी मशीन्स देखी थी। अगर हम रेगुलर लैंग्वेज की बात करें तो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो हमने मशीन मॉडल देखा था उसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते थे जी। एंड सिमिलरली अभी तक हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए कोई मॉडल डिस्कस नहीं किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली जो हम मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा उसे हम पुश डाउन ऑटोमेटा बोलते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा। जिस तरह हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफाइन करते वक्त कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस की थी, सिमिलरली हमें पुश डाउन ऑटोमेटा को भी डिफाइन करते वक्त या उसको रिप्रेजेंट करते वक्त कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिसके थ्रू हम अपना पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जो मेजर एलिमेंट्स किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर रिक्वायर्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है हमें पुश डाउन ऑटोमेटा को डिफाइन करने के लिए, हमारे पास टेप का कॉन्सेप्ट है। ये टेप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ सर्टन स्टेट्स होती हैं जी। वो स्टेट्स कौन कौन सी है जो कि हमें पुश डाउन ऑटोमेटा को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज स्टार्ट स्टेट, सेकेंड वन इज रीड स्टेट, थर्ड वन इज एक्सेप्ट स्टेट,
एंड फोर्थ वन इज रिजेक्ट स्टेट। इसके अलावा जो हमें एलिमेंट रिक्वायर है पीडीए को डिफाइन करने के लिए, थर्ड वन, वो बेसिकली हमारे पास एक स्टैक है। स्टैक की जब बात करते हैं तो स्टैक बेसिकली हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जिसके अंदर सर्टेन ऑपरेशंस है इन द फॉर्म ऑफ पुश ऑपरेशन, एंड सेकंड वन ऑपरेशन जो हमारे पास स्टैक के अंदर अवेलेबल होता है उसे पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। पुश ऑपरेशन स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और पॉप ऑपरेशन कोई भी वैल्यू वहाँ से रिट्रीव करने के लिए स्टैक में से हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इन एलिमेंट्स को जो कि पीडीए के लिए हम यूज़ करते हैं उनको डिटेल में ज़रा डिस्कस कर लें कि हर एलिमेंट हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर टेप की बात करें तो किसी भी पीडीए के अंदर टेप बेसिकली हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हमें इनपुट स्ट्रिंग पास होगी वो हमारी इनपुट स्ट्रिंग टेप के अंदर सेव होगी, और टेप बेसिकली हमारे पास बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही है जिस तरीके से हम कोई एरे यूज़ करते हैं। जिस तरह एरे के अंदर हम एलिमेंट स्टोर करते हैं, हमारी टेप के अंदर भी एरे की तरह ही एलिमेंट स्टोर होंगे। इस टेप की प्रॉपर्टी है जी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके हर सेल के अंदर नल स्पेस होती है, या इसको नल से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी स्पेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं उसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि जी कि आपकी टेप जहाँ पे डेल्टा आ गया तो टेप उससे आगे जो भी सेल हैं वो एम्प्टी सेल्स के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। इस टेप को जब हम रीड करते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। जब भी इसके अंदर एलिमेंट रिजाइड करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट रिजाइड करेंगे, और लेफ़्ट टू राइट ही हम इसको रीड करते हैं। और इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, हम कोई भी बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग अपनी इस टेप के अंदर सेव कर सकते हैं। जब भी टेप के कर्सर पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको जब हम रीड करेंगे तो रीड करने के बाद हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली एक सेल आगे शिफ्ट हो जाएगा। इन तमाम सेल्स को हम नंबर भी कर सकते हैं जस्ट लाइक अरे एंड अप टू सो, और हर एक ब्लॉक को हम सेल बोल रहे हैं। जिस तरह अरे के अंदर हमारे पास सेल होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी टेप में हमारे पास सेल अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेट्स की अगर बात करें तो हमारे पास किसी भी पुश ऑटोमेटा के अंदर एक ही स्टार्ट स्टेट अवेलेबल होगी। जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एक ही स्टार्ट स्टेट होती है, सिमिलरली हमारे पीडीए के अंदर भी एक ही स्टार्ट स्टेट होगी। हमारे पास मल्टीपल रीड स्टेट्स हो सकती हैं हमारे पीडीए के अंदर, जस्ट लाइक नॉर्मल स्टेट जो कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर डिस्कस की थी। एक्सेप्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट नॉर्मली वैसा ही है जिस तरीके का हमने फाइनल स्टेट्स देखी थी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, और रिजेक्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट भी तकरीबन वैसा ही है जैसे हमने डेड स्टेट्स देखी थी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। जो चीज़ वेरी करती है एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट में फाइनाइट ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट और डेड स्टेट से, कि हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट को होल्ड स्टेट भी बोलते हैं। होल्ड स्टेट से क्या मुराद है कि अगर एक दफ़ा आप एक्सेप्ट स्टेट या रिजेक्ट स्टेट के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर हम कभी भी इन स्टेट से बाहर नहीं आ सकते। पर जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर फाइनल स्टेट के अंदर देखा था, अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो फाइनल स्टेट से कहीं और भी मूव करके जा सकते हैं नॉन फाइनल स्टेट के ऊपर भी। बट इन केस ऑफ एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट, अगर हमारा ऑटोमेटा या पीडी अगर हमारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट के अंदर मूव कर जाता है तो फिर हम कभी भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट से बाहर मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम इन दोनों स्टेट्स को होल्ड स्टेट भी बोलते हैं। उसके बाद स्टैक का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो स्टैक बेसिकली हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है
क्योंकि हमें एडिशनल मेमोरी प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक का हर सेल एम्प्टी सेल के तौर पे रिप्रेजेंट होता है। एम्प्टी सेल्स को नॉर्मली हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे इस स्टैक की कैपेसिटी भी इनफाइनाइट है कि इसमें भी कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं, हम जितने मर्जी इसके अंदर कंटेंट सेव कर सकते हैं। सपोज अगर हम कहते हैं हम पुश का ऑपरेशन कॉल करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कि पुश ए, तो इसका मतलब क्या है कि टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर जाके हमारा एलिमेंट ए पुश हो जाएगा। अगर ए पुश करते हैं तो हमारे स्टैक की सिचुएशन क्या होगी जी, हमारे स्टैक में ए पुश हो चुका होगा, बाकी सारा स्टैक अभी एम्प्टी है। सपोज हम फिर पुश का ऑपरेशन कॉल करते हैं, पुश बी सपोज, तो अब स्टैक के टॉप पे जाके बी सेव हो जाएगा। अगर हम पॉप का ऑपरेशन कॉल करते हैं तो पॉप का ऑपरेशन बेसिकली हमें स्टैक के टॉप पे जो भी हमारा एलिमेंट पड़ा हुआ है वो हमें रिटर्न कर देगा, और उस एलिमेंट को वो स्टैक में से रिमूव कर देगा। अगर अब पॉप का ऑपरेशन कॉल करते हैं तो जो भी टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट पड़ा हुआ है हमारे स्टैक में, वो एलिमेंट हमें रिटर्न कर देगा। ये इस केस में अगर मैं पॉप करता हूँ तो टॉप ऑफ द स्टैक पे भी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, तो टॉप ऑफ द स्टैक से जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वो पॉप होके रिटर्न हो जाएगा। फिर मैं अगेन पॉप करता हूँ तो इस केस में टॉप ऑफ द स्टैक पे अब क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो ए रिटर्न कर देगा। फिर अगर हम पॉप को ऑपरेशन कॉल करते हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक पे अब क्या पड़ा हुआ है जी, एम्प्टी स्टैक हो चुका है, तो एम्प्टी स्टैक के केस में हमारे पास हमें डेल्टा रिटर्न हो गए मिल जाएगा। तो इस केस में हमें डेल्टा रिटर्न हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऑपरेशन है स्टैक के जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग पीडीए। अब देखते हैं जी कि हम किस तरीके से मशीन्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग पीडीए किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए। सबसे पहले जो हम मशीन्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली मशीन्स हम रेगुलर लैंग्वेज की मशीन डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसके अगेंस्ट हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, और उसके अगेंस्ट फिर हम उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी लिखेंगे, एंड देन हम उसका पीडीए कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सी एग्जांपल कर रहे हैं जी हम। Language which accepts all the strings end with a, और हमारी इस केस में जो लैंग्वेज का सिग्मा है वो ओवर ए एंड बी कॉन्सिस्ट कर रहे हैं। अगर इस लैंग्वेज की बात करें, चूँकि हमें पता है कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो इसके अगेंस्ट हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो उसको हम ए प्लस बी स्टैरिक इंटू ए की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट अगर हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करें तो वो बेसिकली कुछ इस फॉर्म में हमें नज़र आएगा, जिसके अंदर दो स्टेट्स हैं। अगर बी रीड करें इनिशियली तो हम इनिशियल स्टेट पे स्टे कर रहे हैं, जैसे ही ए रीड की हम फाइनल में मूव करेंगे।
अगर मल्टीपल फाइनल स्टेट पे अगर ए रीड कर रहे हैं तो हम वहीं पे स्टे कर रहे हैं, अगर दोबारा हमने बी रीड किया तो हम फिर मूव बैक कर देंगे इनिशियल स्टेट। तो हमें पता है कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा हमारी गिवन लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर सिमिलरली इसी लैंग्वेज के अगेंस्ट अगर हम इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखें, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट हम उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। अगर इस लैंग्वेज के अगेंस्ट अगर हमने इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन करनी है तो इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जी। सपोज एक्स से और x goes to x a और नल। अगर सिंपली इस लैंग्वेज से प्रोड्यूस होने वाला मिनिमम अगर हम वर्ड की बात करें वो a डबल ए बी ए एंड अप टू सो ऑन। ए प्रोड्यूस करना चाहें तो सिंपली इस x को रिप्लेस कर दें नल से, तो a प्रोड्यूस हो जाएगा। बी भी हमारे पास है तो एक्स बी भी आएगा। अगर हम डबल ए प्रोड्यूस करना चाहें तो इस x को एक्स ए की प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दें एंड देन जो x हमारे पास आएगा रिजल्टेंट उसको नल से रिप्लेस कर दें, डबल ए प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर बी ए प्रोड्यूस करना चाहें तो इस x को उसकी प्रोडक्शन एक्स बी से रिप्लेस कर दें एंड देन x को नल से रिप्लेस करके हम कोई भी लैंग्वेज का वर्ड ड्राइव कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं जी कि अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो इसके अगेंस्ट अगर हमने जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन की है, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अगेंस्ट हमने इसका पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। एक बात जो कि यहाँ पे नोटेबल है कि हमने बोला था कि पीडीए को डिफाइन करने के लिए जो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास स्टेप है, स्टेट है और स्टैक है। स्टैक हमारे पास कुछ केसेस के अंदर ऑप्शनल है। अगर ऐसी लैंग्वेज है जो कि रेगुलर लैंग्वेज के तौर पे डिफाइन हो सकती है तो उसका जब हम पीडीए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें हमें स्टैक की जरूरत पेश नहीं आएगी। पर लैंग्वेज अगर ऐसी है जो कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं है बल्कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो उसको डिफाइन करने के लिए अगर उसकी कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है और उसका अगर हमने पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है तो देन डेफिनेटली उसके पीडीए के अंदर हमें स्टैक यूज़ करना पड़ेगा। अब एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको इलेबोरेट करते हैं कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जी इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए इसका पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे जी। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट स्टेट है। अच्छा, जो सिंबल्स हम यूज़ करेंगे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक दफ़ा देख लें। हमारे पास जो ओवल सिंबल यूज़ होगा जी, ओवल सिंबल हम स्टार्ट स्टेट और एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल सिंबल यूज़ करेंगे। और इन केस ऑफ रीड स्टेट और इन केस ऑफ पॉप ऑपरेशन हम ये डायमंड सिंबल जो कि डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं इसको यूज़ करेंगे। और अगर हमने पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पुश के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज़ होगा वो बेसिकली रेक्टेंगल यूज़ होगी। एंड फ्लो को डिफाइन करने के लिए हम एरो यूज़ कर रहे होंगे कि हमने अब फ्लो किस डायरेक्शन में शो करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद स्टार्ट सिंबल। सपोज करें जी कि हमारे पास जैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट पे हम इनपुट रीड करना चाह रहे हैं।
ठीक है, चूँकि हमारे पास इनपुट के अंदर जो सिंबल्स आ सकते हैं, अगर सपोज मेरी इनपुट स्ट्रिंग कुछ लेट्स सपोज BAA है, तो हमें पता है कि जो चीज़ मैं रीड कर सकता हूँ, ये लेट्स सपोज मेरी टेप है, अपनी टेप से, और ये कर्सर बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि हम कौन सी लोकेशन से या कौन से सेल से इनपुट रीड करने जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारा इनपुट टेप या तो हमारी इनपुट अल्फ़ाबेट कैरी कर सकता है, या फिर डेल्टा जिसको हम नल कह रहे हैं, जो कि इंडिकेट करेगा कि अब हमारी इनपुट स्ट्रिंग ख़त्म हो चुकी है, वो सिंबल हमारे पास अपीयर हो सकता है। सपोज करें जी, अगर हम रीड कर रहे हैं बी, अगर हमने टेप से बी रीड किया, बी रीड करने के बाद फिर हम दोबारा रीड स्टेट पे आ गए कि अगेन रीड करो। जैसे ही मैंने स्टार्ट से रीड का ऑपरेशन कॉल किया, तो रीड करते वक्त अगर तो रीड होने वाला सिंबल बी है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगेन रीड करो। या अगर मैं कह रहा हूँ कि रीड होते वक्त जो मेरे पास करैक्टर था वो ए है, तो इस ए को रीड करने के बाद एक नई रीड की स्टेट पे मूव कर दो। इस रीड की स्टेट पे अगर तो अगेन बी रीड होता है, तो इसको इनिशियल रीड वाली स्टेट पे मूव कर देंगे। या अगर यहाँ से बी रीड होता है, सॉरी ए रीड होता है, तो अगेन मैं इसी रीड के ऊपर दोबारा मूव कर दूँगा। और अगर इस रीड की स्टेट पे अगर मैं डेल्टा रीड करता हूँ, तो मैं एक्सेप्ट स्टेट पे मूव कर दूँगा। अगर इनिशियल रीड की स्टेट पे अगर मैं डेल्टा रीड करता हूँ, तो मैं रिजेक्ट स्टेट पे मूव कर दूँगा। अच्छा जी, ये हमने पीडीए जो कंस्ट्रक्ट किया है, इसको चला के देखते हैं कि ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा। क्योंकि हमने जो पीडीए डिफ़ाइन किया है, वो जिस लैंग्वेज के अगेंस्ट डिफ़ाइन किया है, वो लैंग्वेज उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जो कि टर्मिनेट हो रही हैं विद ए से। अदर देन दैट कोई भी स्ट्रिंग अगर आएगी तो उसे हमने रिजेक्ट करवाना है। सबसे पहले हम सक्सेसफुल केस एग्जीक्यूट करते हैं जी। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग थी BAA, क्योंकि ये एंड विद ए हो रही है, तो इस केस में इस इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होना चाहिए। हम स्टार्ट करें जी, स्टार्ट पे जैसे ही हम आए, हमने रीड का ऑपरेशन कॉल किया या रीड की स्टेट पे मूव कर गए। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे मेरा टेप का कर्सर पॉइंट कर रहा है, उस कर्सर से जो भी एलिमेंट है उसको रीड करना है। अब हमारे पास इस केस में तीन पॉसिबिलिटीज़ थी, क्योंकि हमारे इनपुट जो सिग्मा डिफाइन है वो ए और बी के ऊपर डिफाइन है। दो पॉसिबिलिटीज़ ये, और थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास जो आ सकती है वो एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में आ सकती है, जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, जो कि डेल्टा की ऑप्शन है। तो हमने बोला कि अगर तो मैं इस रीड की स्टेट से अगर बी रीड करता हूँ, तो अगेन बी रीड करने पे मैंने दोबारा फिर से रीड करना है। अब जो चीज़ हमने रीड की थी, वो रीड होने वाला जो करेक्टर था वो बी था। जैसे ही हमने बी रीड किया, इस बी को रीड करने के बाद हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली एक स्टेप, जब भी कोई चीज़ रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा राइट साइड पे। जब हम राइट साइड पे मूव कर गए, तो देन हम दोबारा वापस नहीं आ सकते, हम राइट साइड पे ही मूव कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट ही मूव कर सकते हैं सिंगल डायरेक्शन के अंदर। जो एलिमेंट रीड कर चुके हैं, दोबारा उस सेल के ऊपर वापस नहीं आ सकते।
फर्स्ट भी रीड करने के बाद अगेन हम रीड की स्टेट पे खड़े हुए हैं, देन अगेन हमने रीड किया। जब रीड किया तो देखा जी रीड होने वाला अब करेक्टर कौन सा था, अब रीड होने वाला करेक्टर हमारा ए था। तो ए रीड करने के बाद हम नेक्स्ट रीड की स्टेट पे मूव कर गए। इस ए को रीड करने के बाद हमारा कर्सर आगे मूव कर गया। अब हम फिर रीड की स्टेट पे खड़े हुए हैं, फिर हम कुछ रीड कर रहे हैं। फिर जब हमने रीड किया देखा कि इस दफ़ा जब रीड किया तो रीड होने वाला करेक्टर क्या है, इस दफ़ा रीड होने वाला करेक्टर अगेन ए था। तो अगर ए रीड कर रहे हैं तो ए रीड करने के बाद फिर हम इस रीड की स्टेट पे आ गए और हम एक स्टेप आगे मूव कर चुके हैं। अब फिर हम सेकंड रीड की स्टेट पे खड़े हैं जी। फिर हम इनपुट स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं, करेक्टर रीड कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या करेक्टर रीड होके मिल रहा है हमें। जब अगेन हमने करेक्टर रीड किया तो इस केस में हमें डेल्टा मिल गया। इस रीड की स्टेट पे जब हमें डेल्टा मिला तो हम एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर मूव कर गए। जब एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर मूव कर गए तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ये इनपुट स्ट्रिंग इस मशीन ने एक्सेप्ट कर ली है और एक्सेप्ट स्टेट से हम दोबारा वापस बाहर नहीं आ सकते। तो ये वाली स्ट्रिंग सक्सेसफुली हमारी एक्सेप्ट हो गई है। अगर किसी और स्ट्रिंग को चला के देखें, सपोज एक और सक्सेसफुल स्ट्रिंग चला के देखते हैं जी, उसके बाद वो स्ट्रिंग चलाएंगे जो कि रिजेक्ट होनी चाहिए। ए वाली स्ट्रिंग की बात करें तो ये स्ट्रिंग भी हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि ये टर्मिनेट कर रही है विद ए। ये हमारी इनपुट टेप है। इनिशियली कर्सर हमारा टेप के स्टार्ट पे लाई कर रहा होगा। स्टार्ट करें जी, हमने सबसे पहले रीड किया। रीड कर रहे हैं जी, क्या एलिमेंट रीड हुआ, रीड होने वाला एलिमेंट 8 था। तो ए रीड करके हम नेक्स्ट रीड की स्टेट पे मूव कर गए। कर्सर एक स्टेप आ गया। इस रीड की स्टेट पे खड़े होकर हमने नेक्स्ट एलिमेंट रीड किया। नेक्स्ट एलिमेंट जो रीड किया वो था जी बी। जैसे ही बी रीड किया, ये बी रीड करने के बाद हम फर्स्ट रीड की स्टेट पे चले गए। ये बी रीड हो चुका है। अब हम फर्स्ट रीड की स्टेट पे आ चुके हैं। इस रीड की स्टेट पे फिर हमने इनपुट टेब में से करेक्टर रीड किया। अब जो करेक्टर रीड किया वो रीड होने वाला करेक्टर ए था। अब ए रीड करके हम सेकंड रीड की स्टेट में मूव कर चुके हैं और कर्सर हमारा एक स्टेप आगे मूव कर चुका हुआ है। अगेन जब हमने रीड की स्टेट से इनपुट करेक्टर रीड किया, अगर तो वो डेल्टा था तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि अब रीड होने वाला करेक्टर हमारा डेल्टा था, तो उसको अब हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस वजह से हमारी ये पीडीए सक्सेसफुली इस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर लेगा। सपोज अब कोई रिजेक्टिंग स्ट्रिंग चला के देखते हैं कि जिसको रिजेक्ट होना चाहिए हमारी इस पीडीए के ऊपर। सपोज ए बी है हमारी इनपुट स्ट्रिंग। इस ए बी वाली इनपुट स्ट्रिंग को ट्राई करते हैं जी। स्टार्ट स्टेट से सबसे पहले हमने रीड किया जी ए। जैसे ही ए रीड किया, ए रीड करने के बाद हम सेकंड रीड की स्टेट पे मूव कर चुके हैं। सेकंड रीड की स्टेट से फिर हमने करेक्टर रीड किया, जो रीड होने वाला करेक्टर था वो बी था। बी रीड करके हम फर्स्ट रीड की स्टेट पे आ चुके हैं। फर्स्ट रीड की स्टेट पे जैसे ही हमने डेल्टा रीड किया, डेल्टा रीड करने पे हम रिजेक्ट वाली स्टेट में मूव कर गए। तो जैसे ही हमने डेल्टा रीड किया, डेल्टा रीड करके हम रिजेक्ट की स्टेट में आ चुके हैं। अब चूंकि रिजेक्ट की स्टेट में आ चुके हैं तो इस वजह से हमारी ये इनपुट स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी और इसको रिजेक्ट होना भी चाहिए था क्योंकि ये टर्मिनेट ए से नहीं हो रही। चलें जी, एक और मशीन ट्राई करते हैं। अब हम जो मशीन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, सैंपल सेकंड एग्जांपल।
अच्छा, जिन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है जो कि डबल बी कैरी कर रही हैं और जो हमारे पास सिग्मा गिवन है इस लैंग्वेज के अगेंस्ट, वो ए और बी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है हमारा सिग्मा। अगर इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें, इसकी ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन है। और अगर इसके ऑटोमेटा की बात करें, ये जिसका कुछ ऑटोमेट है। सिमिलरली अगर इसके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना चाहें हम, this goes to x double b expose and x goes to एक्स ए और एक्स बी और नल। तो इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम कोई भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि डबल बी कैरी कर रही हो। अब हम इसका पीडीए कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जी। स्टार्ट स्टेट है जी हमारे पास इनिशियली, हम रीड की स्टेट में जी, सपोज हम इसको रीड वन कह रहे हैं ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें रीड की स्टेट्स को। सपोज से रीड वन बोल रहे हैं, अगर हम इनिशियली ए रीड करते हैं तो इनिशियली ए जितने भी आ रहे हैं उनको रीड करने के बाद हमने इसी स्टेट पे ही रहना है, वो तमाम एस हमने यहीं पे कंज्यूम करने हैं। जैसे ही हमने बी रीड किया तो इस बी को रीड करने के बाद हम नई रीड की स्टेट पे मूव कर गए। सपोज इसे रीड टू बोल रहे हैं, अच्छा इस रीड की स्टेट से अगर हम ए रीड कर रहे हैं तो ए रीड करने पे हम दोबारा फिर उसे रीड वन वाले रीड की स्टेट पे मूव कर देते हैं। ए रीड होने पे अगर रीड टू वाली स्टेट पे अगर फर्दर हम बी रीड करते हैं तो हम रीड थ्री वाली स्टेट में मूव कर देते हैं। और रीड थ्री पे आने का मतलब क्या है कि हमारे पास डबल बी एज ए सबस्ट्रिंग अपीयर हो चुका होगा। अब रीड थ्री पे आने पे चाहे अब हम ए रीड करें या बी रीड करें, ए रीड करें या बी रीड करें, हम रीड थ्री वाली स्टेट पे ही स्टे करेंगे। और जैसे ही हमने अपनी इनपुट टेप से डेल्टा रीड किया, डेल्टा रीड करके हमने उसको एक्सेप्ट कर देना है। अच्छा, अब रीड वन पे
अगर डेल्टा रीड होता है तो हमने क्या करना है, अगर रीड वन पे अगर हमें डेल्टा रीड करते हैं तो हम उसे रिजेक्ट पे मूव कर रहे हैं, रीड टू पे अगर हमें डेल्टा मिलता है तो भी हम उसे रिजेक्ट स्टेट कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर लें तो फाइनाइट ऑटोमेटा की कंस्ट्रक्शन के बाद उसका पीडीए कंस्ट्रक्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि नॉर्मली दोनों के अंदर सिमिलैरिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। अब कोई इनपुट स्ट्रिंग हम चला के देखते हैं जी, सपोज ये हमारी टेप है, हमारी इनपुट स्ट्रिंग हमारी टेप में रिजाइड कर रही है। एज्यूम करें जी A BB, हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो A BB है। स्टार्ट से हमने रीड वन की स्टेट पे और इनपुट रीड की, जो इनपुट रीड किया, जो रीड होने वाला करेक्टर हमारा ए था, ए रीड करने के बाद अगेन हम रीड वन वाली स्टेट पे ही हैं और कर्सर हमारा एक स्टेप आगे मूव करके, अब फिर रीड वन वाली स्टेट पे हमने इनपुट करेक्टर रीड किया जी, अब रीड होने वाला करेक्टर बी था, तो बी रीड करने के बाद हम रीड टू वाली स्टेट पे चले गए और इनपुट कर्सर हमारा एक स्टेप फर्दर मूव कर गया। अगेन हम रीड टू वाली स्टेट पे खड़े हैं, नेक्स्ट हमने इनपुट रीड की जी, अब जो इनपुट रीड की है वो बी है, तो अगेन बी रीड करने के बाद हम रीड थ्री वाली स्टेट पे मूव कर गए और कर्सर हमारा टेप का एक स्टेप फर्दर मूव कर गया। रीड थ्री पे जैसे ही हमने डेल्टा रीड किया तो डेल्टा रीड करने के बाद हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमारी ये गिवन इनपुट स्ट्रिंग हमारी टेप से, जो हमारी टेप के अंदर रिजाइड कर रही थी, वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गई। सपोज एक और इनपुट ट्राई करते हैं जी, BAB। BAB वाली इनपुट जो है वो हमारी रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये सबस्ट्रिंग डबल बी कैरी नहीं कर रही। स्टार्ट स्टेट पे जैसे ही मूव किया हमने बी रीड किया, बी रीड करने के बाद हम रीड टू वाली स्टेट पे चले गए और कर्सर एक स्टेप आगे मूव कर गया। रीड टू पे जब हमने टेप से इनपुट रीड की तो हमने ए रीड किया और ए रीड करने के बाद हम दोबारा रीड वन वाली स्टेट पे आ गए और कर्सर हमारा एक स्टेप आगे मूव कर गया। अगेन रीड वन पे जब हमने बी रीड किया, बी रीड करने पे हम रीड टू वाली स्टेट पे चले गए, कर्सर एक स्टेप आगे मूव कर गया। रीड टू पे जैसे ही हमने डेल्टा रीड किया, डेल्टा रीड करने पे हमने उसको रिजेक्ट स्टेट पे मूव कर दिया, तो अब हमारी ये इनपुट स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी जो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है उसके अगेंस्ट हम उसका पीडीए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं एंड देन फिर हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर मूव करते हैं और देखते हैं कि उनका पीडीए हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सपोज जो हमारे पास लैंग्वेज है, इवन इवन वाली लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे पास इवन नंबर ऑफ एज हैं और इवन नंबर ऑफ बीज हैं। सिग्मा हमारा कंसिस्ट कर रहा है ओवर ए एंड बी। इसकी अगर ऑटोमेटा की बात करें सपोज ये इनिशियल स्टेट है हमारे पास,
ये हमारा ऑटोमेटा बेसिकली इवन नंबर ऑफ एस और इवन नंबर ऑफ बीज वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जी। इसको देखते ही हुए हमने कंस्ट्रक्ट करना है इसका पीडीए। सपोज इसको हम रीड 1 बोल रहे हैं। सिमिलरली इसको रीड 2 बोल रहे हैं। इसको रीड 3, मैं शॉर्ट फॉर्म R3 लिख रहा हूँ। और इसको रीड 4, शॉर्ट फॉर्म R4 लिख रहा हूँ। रीड 1 से अगर हम ए रीड करते हैं तो ए रीड करने पे हम R3 पे मूव कर रहे हैं। अगर हम बी रीड कर रहे हैं तो बी रीड करने पे हम R2 पे जा रहे हैं जी। R2 पे अगर हम ए रीड करते हैं तो R4 पे जा रहे हैं। और अगर हम बी रीड करते हैं बी रीड करके हम अगेन रीड 1 पे मूव कर रहे हैं। R3 की अगर बात करें तो R3 पे अगर हम ए रीड करते हैं चलिए अगर हम ए रीड करते हैं तो हम R1 पे मूव कर जाते हैं। और अगर हम बी रीड कर रहे हैं तो सपोज हम R4 पे मूव कर गए। R4 की अगर बात करें तो R4 पे अगर हम बी रीड करते हैं R4 पे अगर हम बी रीड करते हैं तो बी रीड करने पे हम R3 पे मूव कर रहे हैं। इनकमिंग एरोज बेसिकली इनपुट रीड करने को बोलते हैं और आउटगोइंग एरोज जो उसने रीड किया वो एलिमेंट इंडिकेट कर रहा है। R4 पे अगर हमने बी रीड किया तो हम R3 पे जा रहे हैं। और अगर R4 पे ए रीड किया तो ए रीड करके हम R2 पे जा रहे हैं। इसके बाद चूंकि हमारी एक्सेप्ट स्टेट रीड 1 थी, अगर रीड 1 पे अगर हम डेल्टा रीड करते हैं तो ये हमारी एक्सेप्ट स्टेट बन जाएगी। और अगर रिमेनिंग स्टेट्स जो कि R2, R3 और R4 है, अगर हम वहाँ पर डेल्टा रीड करते हैं अगर R3 से हम डेल्टा रीड कर रहे हैं तो भी रिजेक्ट कर रहे हैं। R4 से अगर हम डेल्टा रीड करके आ रहे हैं तो भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर R3 से डेल्टा रीड कर रहे हैं
तो भी हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। सपोज अब कोई गिवन इनपुट स्ट्रिंग एक वैलिड और एक इनवैलिड, इसके ऊपर ट्राई करके देख लेते हैं जी। इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज वाली स्ट्रिंग कोई भी पिक कर लें। सपोज A, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ एज हैं और इवन नंबर ऑफ बीज हैं। जी ये हमारी टेप है। स्टार्ट स्टेट पे जैसे ही हमने जो रीड किया, रीड होने वाला करेक्टर अगर तो ए है, जैसे ही हमने ए रीड किया, ए रीड करने के बाद हम रीड 3 पे मूव कर गए और कर्सर एक स्टेप आगे मूव कर गए। रीड 3 पे जैसे ही हमने बी रीड किया, बी रीड करने पे हम R4 पे मूव कर गए और कर्सर एक स्टेप आगे। R4 पे फिर हमने अगेन बी रीड किए, R4 पे जैसे ही बी रीड कर रहे हैं फिर हम R3 पे मूव कर गए और कर्सर एक स्टेप आगे मूव कर गए। और R3 पे जैसे ही ए रीड किए हम रीड 1 पे मूव कर गए और कर्सर एक स्टेप आगे। रीड 1 पे जैसे ही डेल्टा रीड किए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमारी ये गिवन इनपुट स्ट्रिंग सक्सेसफुली पार्स हो गई। सपोज एक इनवैलिड स्ट्रिंग ट्राई कर देते हैं जी, AA B, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ एज और बीज कैरी नहीं कर रही तो ये हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। फर्स्ट ए रीड किया जी, स्टार्ट स्टेट से रीड करने के बाद हम R3 पे मूव कर गए। नेक्स्ट R3 पे हमने जो ए रीड किया है उस ए को रीड करने के बाद हम दोबारा रीड 1 पे आ गए। फिर हमने रीड 1 पे जब बी रीड किया तो रीड करने के बाद हम रीड 2 पे चले गए और रीड 2 पे जैसे ही डेल्टा रीड किया हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये वाली ये PDA इस गिवन इनपुट स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगा। जिस तरीके से हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के फाइनाइट ऑटोमेटा देखे थे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, सिमिलरली हमारे पास PDAs भी इन दोनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक PDAs एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDAs। जब हम डिटर्मिनिस्टिक PDAs की बात करते हैं तो फिर हमें हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट लेटर को डिफ़ाइन करना लाजमी है। जैसे कि रीड की स्टेट में देख लें तो हमने हर एक इनपुट सिंबल लाजमी डिफ़ाइन किया है। हमारे पास पॉसिबल इनपुट सिंबल क्या आ सकते थे, ए और बी, और जो तीसरा सिंबल हमारे पास आ सकता था वो डेल्टा आ सकता था। तो हमने हर एक रीड की स्टेट के ऊपर अपने जितने भी पॉसिबल इनपुट सिंबल्स आ सकते थे उनका पाथ डिफ़ाइन किए। सिमिलरली जब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक की प्रॉपर्टी थी कि कुछ आप स्टेट्स पे इनपुट सिंबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, कुछ पे नहीं कर सकते, कुछ पे मल्टीपल सिंबल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वो भी हम PDAs अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम लैंग्वेजेस देखने जा रहे हैं वो बेसिकली नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं जिसके अगेंस्ट हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते और ना ही उनका हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो लैंग्वेज एग्जांपल हम ले रहे हैं जी वो है जी ANBN where n is greater than equals to 0 कि इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज की मशीन हमने कंस्ट्रक्ट करनी है बाई यूजिंग PDA, और जिसमें हमें पता है कि ए से हमेशा पहले अपीयर होंगे बी से। एक बात मैंने पहले भी PDA कंस्ट्रक्ट करते हुए बोली थी कि जब हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का PDA कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है।
जब हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज का पीडीए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके पीडीए के अंदर हमें स्टैक यूज़ करना पड़ेगा। अब विदाउट स्टैक हम उसका पीडीए कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम इसका पीडीए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके अंदर हमें स्टैक भी देखने को मिलेगा। इसका पीडीए कंस्ट्रक्ट करने से पहले लॉजिक बिल्ड करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से स्टैक को यूज़ कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर हम इसकी इनपुट स्ट्रिंग्स की बात करें तो हमें पता है कि जितने एज हैं उतने ही बीस होंगे और एज हमेशा बीस से पहले अपीयर होंगे। तो सपोज अगर मेरे पास कोई इनपुट स्ट्रिंग है AA, तो ये इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। और टेप के अंदर अगर मेरे पास ये इनपुट इस तरीके से रिजाइड की है तो हमें पता है कि जो करैक्टर हम एक दफ़ा रीड कर लिए दोबारा हम उस सेल पे वापस नहीं आ सकते। हम लेफ़्ट टू राइट ही मूव कर सकते हैं, सिंगल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो अगर हम स्टैक को यूज़ करें इस लॉजिक को बिल्ड करने के लिए तो हम इसको किस तरीके से इफेक्टिवली कर सकते हैं जी, क्योंकि स्टैक भी हमारे पास एक ही है। सपोज ये हमारे पास टेप थी, और टेप भी चूँकि हमें पता है कि हमारी टेप इनफाइनाइट है और एम्प्टी सेल्स के ऊपर हमारे पास डेल्टा रिजाइड कर रहा है। एंड सिमिलरली हमारे पास अब एक स्टैक भी अवेलेबल है जिसको हम एज ए मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टैक भी एम्प्टी है और स्टैक भी हमारा इनफाइनाइट साइज़ के, और एम्प्टी सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर लॉजिक बिल्ड करने की बात करें एक वे तो ये हो सकता है कि जब भी हम टेप पे जो रीड कर रहे हैं सिंबल, अगर वो रीड होने वाला सिंबल हमारे पास ए है तो जितने भी टेप पे हमारे पास एज अपीयर हो रहे हैं उन तमाम एज को हम पुश करते जाएं स्टैक पे। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ए रीड किया, मैंने उसको स्टैक पे पुश कर दिया। सपोज ये मेरा अब ए स्टैक पे पुश हो चुका है। अब मैंने नेक्स्ट ए रीड किया, मैंने नेक्स्ट ए स्टैक पे पुश कर दिया। अब दो ए जितने भी मैंने अभी तक ए रीड किए हैं वो तमाम के तमाम ए रीड करने के बाद मैं स्टैक पे उसको पुश करता जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने बी रीड किए, अब इस बी रीड करने पे मैं इसके अगेंस्ट एक ए पॉप करूँगा। जैसे ही मैंने बी रीड किया मैं स्टैक में से एक ए पॉप कर दूँगा। अब एक ए कम हो चुका है स्टैक में। फिर अगेन मैंने नेक्स्ट इनपुट रीड की, नेक्स्ट इनपुट अगर फिर बी है तो इस बी के रीड होने पे मैं स्टैक में से फिर एक ए जो कि टॉप ऑफ द स्टैक पे डिसाइड कर रहा होगा उसको पॉप कर दूंगा। अगेन चूँकि अगर तो ए और बी इक्वल हैं तो जितने एज पुश किए थे उतने ही बीज रीड करने के बाद मैंने उन्हें पॉप कर लिया होगा। अब अगेन मेरा इनपुट स्ट्रिंग या टेप मेरी एम्प्टी हो चुकी है। नेक्स्ट जो मैं सिंबल रीड कर रहा हूँ, नेक्स्ट सिंबल मेरे पास डेल्टा है। अगर मैं टेप से डेल्टा रीड कर रहा हूँ तो स्टैक से भी डेल्टा रीड होना चाहिए, क्योंकि जितने एज मैंने पुश किए थे वो तमाम के तमाम एज उतने ही बीज रीड होने के बाद पॉप हो चुके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि स्टैक अगेन एम्प्टी हो चुका हुआ है, और एम्प्टी स्टैक है तो एम्प्टी स्टैक के टॉप पे हमेशा क्या पड़ा होगा, सिंबल डेल्टा। तो जैसे ही मैं टेप के इनपुट पे डेल्टा रीड कर रहा हूँ तो अगेन स्टैक के टॉप पे भी डेल्टा ही मुझे मिलना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन है कि टेप भी डेल्टा मुझे रीड करने पे दे रही है और स्टैक भी डेल्टा ही रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मेरे जो इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज बराबर हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल इन केस अगर हम ये कहते हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं जी, ये सक्सेसफुल सिनेरियो था जिसको भी हमने एग्जीक्यूट किया। सपोज करें जी कि ए और बी इक्वल नहीं है। एज्यूम करें कि नंबर ऑफ बीस हमारे पास कम है और नंबर ऑफ एस ज़्यादा है, और एस पहले ही अपीयर हो रहे हैं जितने भी एज आ रहे थे। इस केस में अगर हम इसकी लॉजिक बिल्ड करें तो जैसे हम कह रहे थे कि जितने भी एज रीड करेंगे तो हम उसको स्टैक पे पुश करते जाएंगे।
मैंने फर्स्ट ए रीड किया, उसको स्टैक पे पुश कर दिया, सेकंड ए रीड किया, उसको स्टैक पे पुश कर दिया। जैसे ही मैंने बी रीड किया, इस फर्स्ट बी के रीड करने पे मैंने फर्स्ट ए एक ए पॉप कर लिया स्टैक में से। अब नेक्स्ट अगर मैं स्टैक में अगर मैं टेप में से डेल्टा रीड कर रहा हूँ, डेल्टा रीड करने पे मुझे जो पॉप होके एलिमेंट मिल रहा है वो डेल्टा नहीं है बल्कि अदर देन डेल्टा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये रिजेक्टिंग केस है, कि इसको रिजेक्ट करवाना है। कि अगर तो टेप से मैं डेल्टा रीड कर रहा हूँ और इन रिटर्न मुझे स्टैक डेल्टा के अलावा ए दे रहा है या कुछ और इनपुट करेक्टर दे रहा है, तो उस केस को हम एज ए रिजेक्टिंग केस कंसीडर करेंगे। एक और केस, फॉर एग्जांपल कि ए बी के बाद फिर अपीयर हो गया। हमने बोला था कि जितने भी एस हैं वो बी से पहले अपीयर होंगे। इस केस में देखें जी क्या होगा कि फर्स्ट ए जैसे ही मैंने रीड किया, ए रीड करने पे मैंने उसको स्टैक पे पुश कर दिया। नेक्स्ट बी मैंने रीड किया, बी रीड करने पे मैंने इस ए को स्टैक में से पॉप कर दिया। अब स्टैक क्या हो चुका हुआ है, एम्प्टी, और स्टैक में क्या पड़ा होगा, डेल्टा पड़ा होगा टॉप ऑफ द स्टैक। अगर मैं इनपुट पे कोई सिंबल रीड कर रहा हूँ ए, बी के बाद अगर मैं कुछ भी रीड कर रहा हूँ ए, तो इस ए के रीड होने पे हमने सिंपली उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि बी के बाद ए अपीयर नहीं हो सकता। तो ये भी रिजेक्टिंग केस है। तो इन तमाम केसेस को हमने कंसीडर करते हुए ही इनका पीडीएस कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम पीडीए किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्ट स्टेट पे जैसे ही हम आए, हमने रीड का ऑपरेशन कॉल किया जी। सपोज से हम रीड वन कह रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास टेप पे जो चीज़ रीड हो रही है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है और डेल्टा अपीयर हो सकता है। अगर तो हमने रीड किया स्टार्ट पे ही ए, उस ए को रीड करने के बाद हम उसको पुश करने जा रहे हैं। पुश किसको कर रहे हैं जी, जिस एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, तो मैंने पुश ए लिख दिया कि हम करेक्टर ए पुश कर रहे हैं। और इस ए को पुश करने के बाद अगेन हम रीड वन वाली स्टेट पे ही मूव कर गए। सपोज इनिशियली जितने भी एज आते जाएंगे वो तमाम के तमाम एज हम पुश करते जाएंगे किस पे, स्टैक पे। तो इस वजह से हर दफ़ा पुश ए कर रहे हैं हम। अच्छा जी, अगर रीड वन वाली स्टेट पे अगर हमने रीड किया है बी, जब भी हम बी रीड करेंगे तो बी रीड करने पे हमने एक ए पॉप करवाना था, एक एलिमेंट पॉप करवाना था स्टैक में से। तो अब हम पॉप का ऑपरेशन कॉल कर रहे हैं जैसे ही हमने बी रीड किया। अब पॉसिबिलिटी क्या है जी, एक तो पॉसिबिलिटी है जी हमारे पास पॉप होने पे ए मिले, जो कि सक्सेसफुल पॉसिबिलिटी है। अगर पॉप होने पे अदर देन दैट कोई एलिमेंट निकलता है, वो अदर देन दैट के एलिमेंट हो सकता है, या तो वो ए आ सकता है, सॉरी बी आ सकता है, या फिर डेल्टा आ सकता है। अगर बी रीड करने पे जब हमने पॉप किया और पॉप करते वक्त हमें बी या डेल्टा मिला, ऑल्दो कि बी हमें पता है कि स्टैक में से नहीं निकलेगा, पर फिर भी हमने हर पॉसिबिलिटी डिफाइन करनी है। जिस तरह रीड पे हम हर पॉसिबिलिटी डिफाइन करेंगे, सिमिलरली पॉप पे भी हम हर पॉसिबिलिटी डिफाइन करेंगे कि जो भी पॉसिबल हमारे पास लेटर अपीयर हो सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस पॉप होने पे अगर हमारे पास बी या डेल्टा पॉप हो तो उसको सिंपली हमने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना।
अच्छा, अगर पॉप होने वाला जो एलिमेंट वो ए होता, हमने अगेन रीड करना है कि नेक्स्ट सिंबल फिर रीड करो, इसको हम रीड टू बोल रहे हैं। अगेन रीड करने पे जो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं वो ए आ सकता है या बी आ सकता है या डेल्टा आ सकता है। अगर तो अगेन हमारे पास अगेन जी हमने जब रीड किया तो रीड करते वक्त सक्सेसफुल सिनेरियो के अंदर हमें बी रीड करना है, क्योंकि एक दफ़ा बी रीड करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ पॉसिबली रीड होगी सक्सेसफुल सिनेरियो में वो बी ही रीड होना चाहिए। अगर ए पॉप होने के बाद जब नेक्स्ट फिर हम रीड कर रहे हैं तो रीड होने वाला अगर तो सिंबल बी है तो अगेन हम पॉप करेंगे, और पॉप होने पे अगर तो ए मिलता है तो सक्सेसफुल सिनेरियो, अगर अदर देन दैट कोई चीज़ मिलता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रीड होने पे हमें टेब में से ए या डेल्टा मिल जाए, क्योंकि एक ही दफ़ा जब हमने बी रीड कर लिया तो उस बी के रीड होने के बाद दोबारा ए अपीयर नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे पास क्या है, रिजेक्टिंग केस है कि या तो हम ए रीड करें, सपोज इस केस में अगर हम ए रीड कर रहे हैं तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम रीड करने पे अगर डेल्टा आ सकता है तो पॉसिबिलिटी है कि जितने ए से उतने 20 रीड हो चुके हैं, अब डेल्टा हमारे पास रीड हुआ है। अगर तो डेल्टा रीड हुआ है तो मेक श्योर करना है पॉप करते हुए टॉप ऑफ द स्टैक पे भी डेल्टा ही मिले। अगर डेल्टा के अगेंस्ट डेल्टा ही हमें पॉप होकर स्टैक में से मिल रहा है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अदर देन दैट अगर पॉप होके हमें ए या बी मिलता है तो उसको अगेन हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इस डिसीजन पे भी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज उसको डिफाइन कर दी, इस डिसीजन के ऊपर भी जो पॉसिबिलिटी है ए डेल्टा बी वो डिफाइन हो चुका हुआ है, इस डिसीजन पे भी सब कुछ डिफाइन हो चुका हुआ है। और रीड वन पे अगर हमारे पास डेल्टा आता है, अच्छा सपोज अगर रीड वन पे ही हमारे पास डेल्टा आ गया, इन केस के स्टार्ट पे ही डेल्टा आया, डेल्टा रीड होने पे जब हमने पॉप किया, डेल्टा रीड होने पे जब हमने इसको पॉप किया और सक्सेसफुल सिनेरियो में पॉप होने पे हमें इन रिटर्न डेल्टा ही मिलना चाहिए, तो हम इसको एक्सेप्ट बोलेंगे। अदर देन दैट अगर ए या बी पॉप होता है तो उसको हम रिजेक्ट बोलेंगे। जी ये हमारा पीडीए कंस्ट्रक्ट हो चुका है, इसको चला के देखते हैं जी ये किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले सक्सेसफुल सिनेरियो चला के देखते हैं जी, ये जिसको हम कह रहे हैं कि सबसे मिनिमम स्ट्रिंग जो हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकती है, और एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में हमारे पास टेब में
सिर्फ डेल्टा ही पड़ा होगा। और सिमिलरली ये हमारी टेप है, और स्टैक पे भी हमारे पास एम्प्टी स्टैक होगा। उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक हमारा एम्प्टी होता है, तो स्टैक वेव के टॉप पे भी डेल्टा ही पड़ा होगा। ये रीड किया, रीड करते वक्त अगर मैंने रीड किया जी टेप से डेल्टा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, और पॉप जब किया, पॉप होके भी मुझे क्या सिंबल पॉप होके मिलेगा, डेल्टा। अगर डेल्टा ही मिल गया तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ जी, ये मेरी सबसे मिनिमम स्ट्रिंग जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट होगी, क्योंकि मेरी लैंग्वेज जीरो लेंथ की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रही है। अब सपोज सक्सेसफुल सिनेरियो डबल ए को चला के देखते हैं। डबल ए और डबल बी वाली हमारी इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। हमारी टेब में डबल ए डबल बी पड़ा हुआ और इनिशियली हमारा स्टैक एम्प्टी है। चलें जी, यहाँ पे हम स्टैक बना लेते हैं। स्टैक हमारा इनिशियली एम्प्टी है, और एम्प्टी स्टैक में हमें पता डेल्टास पड़े हुए हैं। जैसा ही हमने टेप पे स्टार्ट किया, जैसे ही रीड किया, तो टेप से हमें फर्स्ट एलिमेंट जो रीड होकर मिला वो ए है। तो जैसे ही रीड किया ए, तो ए को पुश कर दिया, पुश ए बोला हुआ है, तो इसका मतलब स्टैक पे ए पुश हो जाएगा। इस ए को रीड करने के बाद हम आगे मूव कर गए। नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमने रीड किया, नेक्स्ट इनपुट सिंबल भी हमारे पास क्या था जी, ए था। तो रीड वन की स्टेट पे जब अगेन हमने ए रीड किया, तो फिर उसको अगेन हमने पुश कर दिया, पुश ए। स्टैक पे अगेन ए पुश हो चुका हुआ है और कर्सर एक स्टेप आगे मूव कर चुका हुआ है। रीड वन की स्टेट पे अभी भी स्टे कर रहे हैं जी। रीड वन की स्टेट पे नेक्स्ट जो हमने रीड किया वो रीड होने वाला सिंबल क्या था, बी है। अगर तो मैंने बी रीड की है, अगर मैंने बी रीड की है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि पॉप करो, पॉप करो स्टैक में से। जब मैंने एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप किया, तो मुझे जो एलिमेंट मिला वो ए है। अगर तो पॉप होने वाला एलिमेंट ए है, तो हम कह रहे हैं अगेन रीड करो। पॉप होने वाला एलिमेंट क्या था जी, ए था। क्योंकि ए पॉप हुआ है, तो हमने रीड टू की स्टेट पे फिर रीड किया। नेक्स्ट रीड होने वाला एलिमेंट मेरे पास फिर क्या है जी, बी है। अगर तो बी रीड की है, अगर तो रीड होने वाला एलिमेंट बी है, तो मैं कह रहा हूँ अगेन पॉप करो। फिर मैंने पॉप किया, पॉप होने एलिमेंट कौन सा, ए। अगर तो पॉप होने वाला एलिमेंट अगेन ए है, तो फिर मैं कह रहा हूँ रीड करो। अब मैंने अगेन रीड किया रीड टू की स्टेट से, अब रीड होने वाला एलिमेंट कौन सा, डेल्टा। अगर तो मैंने डेल्टा रीड किया अब रीड टू से, और मैं कह रहा हूँ कि पॉप करो। अब स्टैक में से जब मैं पॉप करूँगा, तो मुझे टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या मिलेगा जी, डेल्टा मिलेगा, क्योंकि एम्प्टी सेल्स डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये डेल्टा एम्प्टी सेल्स पे रिजाइड कर रहा होता है। अब जब मैंने पॉप किया, तो पॉप होते वक्त मुझे क्या मिलेगा जी, डेल्टा। डेल्टा ही रीड किया टेप से, और पॉप होकर स्टैक से मुझे डेल्टा ही मिला, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सक्सेसफुल सिनेरियो एग्जीक्यूट हो गया। सपोज के एज और बीस बराबर नहीं है जी। हमारी टेप के अंदर जो सिनेरियो एग्जीक्यूट हो रहा है, सपोज ए डबल बी है, एज और बीस बराबर नहीं है, बीस ज़्यादा है, ए कम है। स्टैक हमारे पास जी एम्प्टी। इनिशियली मैंने ए रीड किया जी, ए रीड करते वक्त हम कह रहे हैं जैसे ही ए रीड करो उसको पुश कर दो, ए स्टैक में पुश हो गया। नेक्स्ट बी रीड किया, रीड वन से जब मैं बी रीड कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि पॉप करते हैं जिसको, ये ए पॉप हो गया। अगर पॉप होने वाला एलिमेंट ए था, क्योंकि इस केस में पॉप होने वाला एलिमेंट ए है, क्योंकि अगर ए है तो फिर कह रहे हैं कि अगेन रीड करो। अगेन जब मैंने रीड किया, तो रीड मैंने क्या किया जी, बी रीड किया। अब जब बी रीड किया, हम कह रहे हैं अगेन पॉप करो। जब अगेन पॉप किया, तो अब चेक करें अब पॉप हो गया मिलेगा, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो चुका हुआ है। अब जब पॉप करेंगे, तो हमें डेल्टा पॉप होकर मिलेगा। अब इधर से हमें जब पॉप किया, तो पॉप होकर डेल्टा मिला। अगर तो डेल्टा मिल रहा है इस पॉप से, तो हम उसको रिजेक्ट करें। सिमिलरली ये स्ट्रिंग हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। एक और इनपुट स्ट्रिंग ट्राई कर लेते हैं जी, ए बी ए। सपोज ये हमारी टेप के अंदर पड़ा हुआ जी, ए बी ए।
और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टैक एम्प्टी है, जिस स्टैक को हम यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ए रीड किया, फर्स्ट ए रीड करने पे हमने उसको पुश करवा दिया, ए को, ए पुश हो चुका जी हमारा। देन बी रीड किया, इस बी को रीड करने पे हमने उसको पॉप किया, पॉप किया तो पॉप होके हमें जो एलिमेंट मिला वो ए था, क्योंकि ए था तो हम फिर अगेन रीड कर रहे हैं, ए बी रीड हो चुका है, अगेन ए रीड किया जी। अब रीड टू से जब हमने रीड किया, अब रीड होने वाला करेक्टर कौन सा जी, अब रीड होने वाला करेक्टर चूंकि ए था तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने बोला था कि बी रीड होने के बाद ए रीड नहीं हो सकता, क्योंकि इस रीड टू पे हमने ए रीड किया तो हम उसको सिंपली रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ए एन बी एन की लैंग्वेज के अगेंस्ट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं जी। नेक्स्ट एक तो और एग्जांपल्स करते हैं जी, ताकि हमें नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट भी कंस्ट्रक्ट करना आ जाए कि हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं जी, वो हमारी लैंग्वेज है जी इवन लेंथ की पैलिंड्रोम। एग्जांपल नंबर 4, ये हमारी एग्जांपल नंबर 5 है जी। इवन पैलिंड्रोम, और जो हमारा सिग्मा कंसिस्ट कर रहा है इस केस में, हमारा सिग्मा ए और बी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। चूँकि ये भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, चूँकि पैलिंड्रोम के अगेंस्ट हम कॉन्टेक्स्चुअली ग्रामर तो लिख सकते हैं, पर उसके अगेंस्ट हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं कर सकते, तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अच्छा, इवन पैलिंड्रोम के केस में अगर हम इसकी लॉजिक बिल्ड करना चाहें कि हम किस तरीके से स्टैक को यूज़ करते हुए इवन पैलिंड्रोम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले ज़रा हम इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स को ज़रा एक दफ़ा देखें। सपोज सबसे इवन लेंथ की स्ट्रिंग हमारे पास नल स्ट्रिंग आ सकती है, फिर इवन लेंथ की जो हमारे पास टू लेंथ की स्ट्रिंग्स आइदर डबल ए डबल बी अपीयर हो सकता है ऐसे पैलिंड्रोम। अगर फोर लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग की बात करें तो वो टेट्रा ए, टेट्रा बी, ए डबल बी ए, बी डबल ए बी, आई थिंक यही प्रोड्यूस हो सकती हैं फोर लेंथ की पैलिंड्रोम्स एंड अप टू सो। अच्छा, पैलिंड्रोम के अंदर हमें पता है कि मिडिल पार्ट से पहले जो हम स्ट्रिंग रीड करेंगे, मिडिल पार्ट के बाद भी स्ट्रिंग रीड करने पे वही आपको स्ट्रिंग मिलेगी। अब प्रीवियस केस के अंदर जब हम इक्वल नंबर ऑफ एस और इक्वल नंबर ऑफ बीस की बात करें, जिसके अंदर हमें पता है कि एस पहले अपीयर होंगे और बीस बाद में अपीयर होंगे, उसमें हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि जब हमने स्टैक में से पॉप करने, हम जितने एस रीड कर रहे थे एस तक जब भी रीड कर रहे थे उसको हम पुश करते जा रहे थे, जैसे ही बी रीड होना शुरू हो गया हमने स्टैक में से पॉप करना शुरू कर दिया। अब हम जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है इस केस के अंदर, वो प्रॉब्लम ये है कि हम मिडल पार्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हम एक दफ़ा रीड कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट, दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हम ये चीज़ रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसका मिडिल पार्ट कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास स्ट्रिंग ए डबल बी ए है तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मैंने कितना पार्ट स्टैक के ऊपर पुश करना है और फिर कितने पार्ट को पॉप करना है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि ये पॉसिबली हम
फनाइट अप्रोच से तो नहीं कर सकते, पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से हम इसको कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से करना कंपैरेटिवली इम्पॉसिबल है कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स को हम ऐसे पीडीए रिकग्नाइज करें, बट इन केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हम ये चीज़ इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हम इसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से भी करना चाहें तो फिर हम इसके अंदर अपने पास एक एक्स्ट्रा सिंबल इंसर्ट करें जो कि हमें एज ए मिडिल पॉइंट इंडिकेट करेगा। तो उसको इंसर्ट करने की वजह से हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज इवन पैलिंड्रोम विद एक्स, और एक्स बेसिकली यहाँ पे मिडिल पार्ट जो हमारा है उसको आइडेंटिफाई कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल नल के केस में नल रहेगा, डबल ए के केस में ए एक्स ए स्ट्रिंग बन जाएगी। एक्स से पहले हाफ पार्ट है और एक्स के बाद हाफ पार्ट है। डबल बी की बात करें तो हमारी अब स्ट्रिंग बी एक्स बी बन जाएगी कि एक्स से पहले हाफ पार्ट है पैलिंड्रोम का और एक्स के बाद हाफ पार्ट है। सिमिलरली डबल ए की बात करें, डबल ए एक्स डबल ए, अब एक्स इंडिकेट कर रहा है कि इस एक्स से पहले पहले तक हमारे पास हाफ इनपुट स्ट्रिंग है और एक्स के बाद जो कुछ भी आएगा वो रिमेनिंग हाफ ही है, उसका रिवर्स होगा। तो इस अप्रोच को यूज़ करते हुए जिसके अंदर हम सपोज कर रहे हैं कि हमें मिडिल पार्ट पता होगा, तो इसके अगेंस्ट अब हम पीडीए कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। रीड वन वाले स्टेट पे अगर तो हम ए रीड कर रहे हैं जी, हम कह रहे हैं पुश ए। अगर हम बी रीड कर रहे हैं हम कह रहे हैं जी पुश बी। और ए और बी रीड करने के बाद अगेन हम रीड वन वाली स्टेट में मूव कर रहे हैं। जैसे ही रीड वन पे हमने एक्स रीड किया, अब इस एक्स का मतलब क्या है कि अब रिमेनिंग पार्ट अब हमने पॉप करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग ए बी एक्स बी है, तो इस एक्स से पहले तक जितनी भी हमारे पास जो भी इनपुट स्ट्रिंग आएगी उसे हमने पुश कर दिया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए रीड किया, ए को पुश कर दिया स्टैक में, देन बी रीड किया, बी को स्टैक में पुश कर दिया। जैसे ही एक्स रीड किया, एक्स के रीड करने के बाद नेक्स्ट जो भी हमारी स्ट्रिंग आ रही है उस स्ट्रिंग के अगेंस्ट अब हमने पॉप करना है। डेफिनेटली अगर मैं बी रीड करता हूँ तो पॉप होने पे अगर तो मुझे बी मिलता है तो ये सक्सेसफुल सिनेरियो और मैं आगे फर्दर मूव करूँगा। अगेन अगर मैं ए रीड करता हूँ तो ए के अगेंस्ट जो चीज़ पॉप होनी चाहिए वो भी ए ही होना चाहिए, तो ये सक्सेसफुल सिनेरियो और मैं आगे फर्दर मूव करता जाऊँगा अनटिल अनलेस के मेरे पास डेल्टा या एम्प्टी स्टैक ना रह जाए या एम्प्टी टेप के ऊपर स्ट्रिंग ना रह जाए। तो यही सिनेरियो जी, एक्स रीड करने के बाद अगेन मैं रीड करूँगा, सपोज ये रीड टू वाली स्टेट है। इस पे रीड होने पे अगर तो ए रीड करता हूँ मैं, तो जब मैं पॉप करूँगा उस पॉप के अगेंस्ट भी हमें ए ही मिलना चाहिए। अगर तो ए ही मिलता है तो हम अगेन आगे फर्दर रीड करेंगे रीड टू की स्टेट से। सिमिलरली अगर रीड टू की स्टेट पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर मैं बी रीड करता हूँ, अगर जी यहाँ से
बी रीड होता है, बी रीड होने पे मैं अगेन पॉप करूँगा और पॉप होने पे मुझे जो चीज़ मिलनी चाहिए वो बी ही इन रिटर्न मिलना चाहिए। और अगर ऐसा सिनेरियो तो ये सक्सेसफुल सिनेरियो, अगेन मैं फिर अगेन रीड टू वाली स्टेट में मूव कर जाऊँगा। अगर तो रीड टू की स्टेट पे हम लैम्डा रीड करते हैं या डेल्टा रीड करते हैं, सपोज यहाँ से हम एक और एरर निकाल रहे हैं जी। अगर हम डेल्टा रीड करते हैं पॉप होने पर अगर हमें डेल्टा ही मिलता है इन रिटर्न तो हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब रिजेक्टिंग केस क्या कहें जी, सपोज इस पॉप से अगर हमें ए या बी मिला तो वो बेसिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगेन इस पॉप से अगर हमें ए या डेल्टा मिलता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली इस पॉप से अगर हमें बी या डेल्टा मिलता है तो उसको भी हम रिजेक्ट करके होल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से अब हम इवन पैलेंड्रोम की जो लैंग्वेज है उसका पीडीए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए देखने जा रहे हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए के थ्रू हम किस तरीके से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही इसमें भी देखने को मिलेगा जिस तरीके से हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा की बात की थी, जिसके अंदर देखा था कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर के अंदर नॉर्मली हमें पता होता है कि किसी भी सर्टन स्टेट पे हम मोर देन वन ट्रांजिशन डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी सेम इनपुट सिंबल के अगेंस्ट। एंड सिमिलरली किसी इनपुट सिंबल के अगेंस्ट हम किसी सर्टन स्टेट पे अगर ट्रांजिशन डिफ़ाइन ना भी करें तो भी हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर अलाउ करता है उस मशीन को प्रोसेस करने के लिए। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक भी सक्सेसफुल पाथ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसके थ्रू हम अपनी गिवन इनपुट स्ट्रिंग को पीडीए पे एक्सेप्ट करवा दें तो उसे हमारी मशीन एक्सेप्ट करेगी। अदर देन दैट जो भी चीज़ है वो उसको रिजेक्ट कर देगी। तो अभी हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी थी इवन पैलेंड्रोम की, जिसके अंदर हम x एज ए मिडिल करेक्टर इंक्लूड कर रहे थे। अब हम इसके अंदर x को एज ए मिडिल करेक्टर इंक्लूड नहीं कर रहे। स्टार्ट पे अगर हम रीड कर रहे हैं जी ए तो उसे स्टैक पे पुश करवा देंगे। एंड सिमिलरली अगर हम रीड कर रहे हैं बी तो उसको भी हम स्टैक पे पुश करवा देंगे। सपोज इसे हम रीड वन वाली स्टेट बोल रहे हैं। देन अगर हम
अगेन अगर ए बी और डेल्टा में से कुछ भी रीड करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमने जो एक्शन परफॉर्म करना है वो भी डिफाइन करते हैं। अगर हम ए रीड करते हैं जी, ए रीड करने पे हम उसे पॉप कर रहे हैं, और अगर तो ए रीड होने पे जब हम पॉप करते हैं इन रिटर्न हमें ए ही मिलता है, तो अगेन हम रीड स्टेट पे मूव कर रहे हैं। एक नई रीड स्टेट सपोज से रीड टू बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर रीड वन से अगर बी रीड करते हैं और पॉप करने पे इन रिटर्न हमें बी ही मिलता है, तो अगेन हम रीड करेंगे। और रीड टू पे फर्दर अगर हम ए रीड करते हैं तो अगेन पॉप करेंगे, एंड सिमिलरली अगर बी रीड कर रहे हैं तो अगेन हम उसे पॉप करेंगे। एंड देन अगर रीड टू से अगर हमें डेल्टा मिले और पॉप करने पर भी हमें डेल्टा ही मिल रहा है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर जाएंगे। और चूंकि हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग का केस भी है, अगर इनिशियली डेल्टा रीड होता है और टॉप ऑफ द स्टैक भी हमें डेल्टा ही रिटर्न करता है, तो इसको भी हम एक्सेप्ट कंसीडर करेंगे। जी कोई इनपुट स्ट्रिंग वैलिड चला के देखते हैं और कुछ फिर इनवैलिड चला के देखते हैं। सपोज BAAB हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है स्टैक पे, सॉरी टेप में। इसको हमने चला के देखना जी, क्योंकि एक पैलेंड्रोम है, इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। और ये हमारा स्टैक है जी जो कि इनिशियली एम्प्टी है। सिर्फ सक्सेसफुल पाथ में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सक्सेसफुल पाथ के थ्रू ये किस तरीके से प्रोसेस होगा। ऑल्दो कि मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस केस में सिर्फ और सिर्फ मैं सक्सेसफुल पाथ चला के दिखा रहा हूँ। स्टार्ट में बी रीड करने पे मैंने उसको पुश कर दिया जी स्टैक पे। जैसे ये बी रीड के मैंने स्टैक पे पुश कर दिया, अगेन मैं रीड वन पे खड़ा हूँ। नेक्स्ट मैंने ए रीड किया, इस ए रीड करने पे भी मैंने इसको स्टैक पे पुश कर दिया। हमें पता है कि इस केस में अगर कोई एक भी सक्सेसफुल पाथ एग्जिस्ट करता है जो कि आपको आपकी फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट करवा रहा है, तो उसे हम ऐसे एक्सेप्ट स्टेट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही मैंने ए रीड किया, रीड वन स्टेट पे जैसे ही मैंने नेक्स्ट ए रीड किया, मैं उस ए को रीड करने पे उसको पॉप करवा रहा हूँ। मैंने स्टैक में से पॉप किया, अगर तो पॉप होने वाला एलिमेंट ए ही है तो अगेन रीड करो थ्रू रीड टू स्टेट। चूँकि पॉप होने वाला एलिमेंट ए ही था तो अगेन मैंने रीड टू की स्टेट से नेक्स्ट एलिमेंट रीड किया। नेक्स्ट एलिमेंट जो रीड किया वो जी एलिमेंट बी था। बी रीड होने पे मैंने उसको पॉप किया, अगर पॉप होने पे मुझे बी ही मिल रहा है इन रिटर्न, चूँकि इस केस में मुझे बी मिला है, तो मैं फिर रीड करूँगा।
अब रीड होने पे अगर मैंने लैम्डा रीड किया है और पॉप करते वक्त भी लैम्डा ही मिल रहा है तो उस केस में हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि रीड मैंने किया जी लैम्डा, जब पॉप किया स्टैक एम्प्टी हो चुका था, लैम्डा पॉप होगा तो ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। एक इनवैलिड स्ट्रिंग चला के देखते हैं जी, जो कि पैलेंड्रोम नहीं है। डबल ए डबल बी, ट्राई करते हैं जी कि ये एक्सेप्ट हो रही कि नहीं हो रही, क्या कोई भी सक्सेसफुल पाथ इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो कोई एक भी सक्सेसफुल पाथ को एक्सेप्ट कर देगा तो इसका मतलब मशीन जो हमने पीडीए कंस्ट्रक्ट किया उसमें कहीं ना कहीं पे फ्लो है। चलें चला के देखते हैं। सपोज एक सक्सेसफुल पाथ जो कि इसको माइट भी एक्सेप्ट कर से, वो ट्राई करते हैं। फर्स्ट ए रीड किया जी, फर्स्ट ए रीड किया, उसको स्टैक पे पुश कर दिया। नेक्स्ट ए रीड किया, इस नेक्स्ट ए रीड करने पे हमने इसको पॉप करवा लिया और पॉप होने पे हमें ए ही मिला। अभी स्टैक एम्प्टी हो चुका होगा। अच्छा जी, अगेन हम रीड टू वाली स्टेट पे खड़े हुए हैं। रीड टू पे अगर हम बी रीड कर रहे हैं रीड टू पे अगर हमने बी रीड किया, ठीक है जी, बी रीड किया, और जब हमने पॉप किया, पॉप करते कि स्टैक बिल्कुल एम्प्टी था, हमें नल मिलेगा, क्योंकि पॉप जब किया जो पॉप वाला सिंबल है वो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। तो उस केस में हमारी इनपुट क्रैश कर जाएगी। जब हमारे क्रैश कर जाएगा तो उसे हम एज ए रिजेक्ट स्ट्रिंग ही कंसीडर करेंगे कि ये इनवैलिड स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीएस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अगेंस्ट। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए उसके मॉडल देखा है कि कौन सी मशीन है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। तो जो मशीन हमने डिस्कस की थी वो थी डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश ऑटोमेटा से। डिटर्मिनिस्टिक पीडीएस के अंदर बेसिकली जो मशीन्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो नॉर्मली मशीन्स वो वाली होती हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से भी डिफ़ाइन हो जाती हैं। और हमने देखा कि जब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से जो मशीन डिफ़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर हमें स्टैक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लैंग्वेज डिटर्मिनिस्टिक पीडीए के अंदर ऐसी भी है जो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही होती हैं, और उन लैंग्वेज के अगेंस्ट जब हमने उसका पीडीए कंस्ट्रक्ट किया तो उसके अंदर हमें स्टैक यूज़ करना पड़ा। सिमिलरली नॉन डिटर्मिनिस्टिक जब पीडीए कंस्ट्रक्ट किया तो उसके अंदर हमने जो मशीन्स डिफ़ाइन की हैं उसके अंदर नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर देखने को मिला है कि उसमें आइदर कोई इनपुट सिंबल हम डिफ़ाइन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, या किसी पे हम मोर देन वन इनपुट सिंबल किसी स्टेट पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। पीडीए के अंदर जो मेजर एलिमेंट्स हैं जी वो उसकी इनपुट टेप है। सेकंड वन हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं जो कि रीड स्टेट, स्टार्ट स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट की फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि मेमोरी को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टैक, जिसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर मोर पावरफुल मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि लैंग्वेज हम पीडीए के थ्रू भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो देन हम उस पावरफुल मॉडल जो कि ट्यूरिंग मशीन है उसके थ्रू हम डिफ़ाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात होगी।